नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। टेक्सास में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी चिराग पासवान, कहा चलना चाहिए गद्दारी का मुकदमा। बंगाल में डॉक्टर के इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एहतजाज जारी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा मामला मेरे हाथ में नहीं बल्कि सीबीआई के हाथ में है। हरियाणा इंतखाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली फहरिस्त, 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हिंदुस्तान के दौरे पर, बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर की गुलपोशी। और इजरायली जारियत पसंदी ने फिलिस्तीनी बच्चों को किया तालीम से महरूम। 6,20,000 बच्चे तालीम के हक से दूर। राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर बीजेपी और उसके साथियों की नींदें हराम हो गई हैं, जिस पर बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीफ करने के बजाय वो यानी राहुल गांधी बाहर जाकर हिंदुस्तान को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं। ऐसे लीडरों पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। उधर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने बाहर जाकर हिंदुस्तान को बुरा भला कहने की आदत डाल ली है। हुकूमत और अपोजिशन में हमेशा से मतभेद रहे हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए मुल्क को बुरा भला कहना ठीक नहीं है। रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। वो यानी राहुल गांधी अपने वक्त के आंकड़े देख लें और एनडीए के दौर के आंकड़ों को देखें, इसमें बड़ा फर्क है। हमने बेरोजगारी की शरह को कम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी बाहर जाकर हिंदुस्तान को बदनाम न करें। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया। और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं,
पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें। बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये जो आपको देखना पड़ेगा वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कभी उन्होंने भारत का अपमान किया नहीं, करेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी वालों को कुछ बहाना होना चाहिए, हर टाइम ऐसी चीजें उठाते हैं। कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि थोड़ा सा भी कोई अक्लमंद शख्स होगा तो वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना वक्त बर्बाद करेगा। आरएसएस अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की हिम्मत तक नहीं रखती, जो अपने अकाउंट तक को पब्लिक नहीं करती। उसको समझने या जानने में अपना वक्त कोई ज़ाया नहीं करेगा। हमें सिर्फ ये फिक्र है कि जो मुल्क मजहब और तहजीब के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं, हमें अपने मुल्क को, तहजीब को आरएसएस से बचाना है। अब एक बात बताइए, कौन थोड़ा सा भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्यों आरएसएस को समझने में अपना समय बर्बाद करेगा? है क्या आरएसएस को समझने लायक? 100 साल का इतिहास उनका देख लीजिए तो एक खोखला इतिहास है जिसमें खोखली बातें की हैं, देश के विरोध में काम किया है, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया है। ऐसी संस्था जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराने की हिम्मत रखती, जो अपना मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करती, जो अपने अकाउंट सार्वजनिक नहीं करती, उसको समझना या जानने में समय कोई अपना जाया नहीं करेगा। कम से कम हम तो नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एक चिंता है कि ये देश और धर्म और संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। हमें अपने देश को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म को आरएसएस से बचाना है। मगरबी बंगाल में डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एहतजाजी मुजाहरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सीआईएसएफ की सभी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। ये सब मरकजी हुकूमत और कुछ बाएं बाजू की पार्टियों के जरिए रची गई साजिश है। उन्होंने मजीद कहा है कि गुज़श्ता 1 माह से हमने यहाँ सब बंद कर दिया है। हम अपील करेंगे कि अब सभी मुजाहिरीन अपने कामों पर लौट आए, अब दुर्गा पूजा के लिए आए। मामला हमारे हाथ में नहीं है बल्कि सीबीआई के हाथ में है। যদি একটা কনজেস্টেড এরিয়ায় আমাকে বলেন 2 ঘন্টার মধ্যে জায়গা খুঁজে দিতে হবে, হাউ ইজ ইট পসিবল? যে জায়গাটা আরজিকর হসপিটাল, সেই জায়গাটা ভীষণ কনজেস্টেড, আর যদি সেই জায়গাটা না করতে পারেন তাহলে ওদের আপনাদের পুলিশের যে ব্যারাক আছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে অ্যাভেলেবেল, দরকার হলে আপনি বাস অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিন, বাস তাদের তুলে নিয়ে আসবে, বাস তাদের পৌঁছে দেবে। তারা আর কি চায়? জামা কাপড় চাইলে দিয়ে দিন, খাবার দাবার চাইলে দিয়ে দিন, আর কি কি দেওয়ার আছে? আপনারা যদি কাউকে পাঠানো, দায়িত্বটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে নিতে হবে। সবটাই স্টেট গভর্নমেন্টের উপর আপনারা চাপিয়ে দেবেন আর মিথ্যে কথা বলবেন আমরা দিইনি, এটা ঠিক নয়, আমরা 3টি জায়গা দিয়েছি। কিন্তু আপনি যদি রোজ সংখ্যা বাড়ান বাংলাটাকে গ্রাস করবার জন্য, পুলিশের হাত থেকে সবটাই কেড়ে নিতে চান রাজ্য সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকারের এর মধ্যে পুরো চক্রান্ত আছে। আমি কোর্টকে কোনো ব্যাপারে একটি কমেন্টসও করব না, বিকজ উই আর বাউন্ড টু অ্যাকসেপ্ট দ্য কোর্ট ভার্ডিক্ট। কিন্তু মনে রাখবেন কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ চক্রান্ত আছে এবং আরও কয়েকটা লেফট পার্টিস, দে আর অলসো ইনভলভ ইন দিস কনস্পিরেসি। যাদের মানুষের কাছে যাবার ক্ষমতা নেই, যেহেতু আমরা কিছু পাল্টা করছি না, একতরফা হয়ে যাচ্ছে। রাতের বেলায় পুজোর সময় পুলিশ রাত জেগে পাহাড় দেয়, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে পাহাড় দেয়, দাঙ্গা হলে পাহাড় দেয়, দুর্যোগ হলে পাহাড় দেয়। কিন্তু প্রতিদিন রাতে আপনারা যদি রাস্তায় থেকে, অনেক মানুষ তো ডিস্টার্ব হয়, অনেক এলাকায় অনেক বয়স্ক মানুষ আছে,
মাইক লাগালে তাদের ঘুমের অসুবিধেও হয়, যার জন্য নিয়মও আছে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের, 10টার পর মাইক বাজানো যাবে না বা এত স্পিডে মাইক বাজাবেন তার বেশি বাজানো যাবে না। তা সত্ত্বেও আমরা সব ছেড়ে দিয়েছি। 1 মাস তো হয়ে গেল, আজকে 9 তারিখ, 1 মাস 1 দিন, 31শে মাস গেছে। আমি অনুরোধ করব পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন, আর সিবিআইকে বলবো তাড়াতাড়ি বিচারের ব্যবস্থা করুন। এটা তো এখন আপনাদের হাতে, আমাদের হাতে নেই। এখন সাজা পুরো সিবিআইয়ের হাতে। আসল কেসটা করুন। আসল কেসটা হচ্ছে যে ভিকটিমস তার পরিবারকে বিচার দিন, যে নির্যাতিতা তার পরিবারকে বিচার দিন, এবং এই বিচার তো সিবিআই কোর্টে হবে, আমাদের কোর্টে তো নয়। সুতরাং আপনারা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার করে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিন। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उसूल के मुताबिक रियासत के गवर्नर को रियासती हुकूमत खासकर वजीर आला से वक्त वक्त पर बात करने का हक है। बंगाल की वजीर आला को खुद ही गवर्नर को बंगाल के हालात से आगाह करना चाहिए। देखिए, नियमों के अनुयायी सूबे की राज्यपाल साहब, महामहिम राज्यपाल, उनका हक बनते हैं कि वो सूबे की जो सरकार और खासकर चीफ मिनिस्टर समय समय पर उनसे बात करे, और ये भी सही होगी कि खुद बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब अपने तरफ से बंगाल की हालत को राज्यपाल से मिलने का उपरांत समझाइए, जानकारी दे। ये नियमों की पालन के मुताबिक होते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नियम, ऐसा कोई प्रक्रिया और बचे नहीं है, क्योंकि राज्यपाल दोनों के बीच जो टकराव चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। राज्य सोचते हैं राज्यपाल उनके दुश्मन है, और राज्यपाल ये सोचते हैं कि राज्य हमारे अधिकार को उल्लंघन करते हैं, और सारे समस्या इसमें हरियाणा असेंबली इंतखाब के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली फेरी जारी कर दी है। आपकी पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सरबराह सुशील गुप्ता ने कहा कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि पर्चा नामजदगी के लिए सिर्फ 3 रोज ही रह गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव का लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली, और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं। तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइन अप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक एक सीट पे कई उम्मीदवार लाइन पे हैं, और एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। देखिए, राजनीति में कभी नफा नुकसान के लिए राजनीति नहीं होती। आम आदमी पार्टी एक व्यवस्था बदलने की राजनीति लड़ाई लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे संयम के साथ मैदान पर डटा रहा। पूरी संयम की हमने परीक्षा दी, और उसके बाद अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी। मैं समझता हूं हरियाणा के लिए परिणाम सकारात्मक होंगे, और हरियाणा से बीजेपी जाएगी। हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या ये तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर? अब फिर उन्हीं बातों को उधर से अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं,
और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए। 5,29,000 के करीब वोट भी मिला था सुशील गुप्ता जी जब लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र में लड़े थे। तो मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या भाजपा को कोई लाभ? भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, ये आप लिख के रख लीजिए। हरियाणा असेंबली इलेक्शन पर मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। हमने पहली फहरिस्त जारी कर दी है। मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सुना है कि कांग्रेस और आप और एसपी के साथ इत्तेहाद कर रही है और इसका मतलब यही है कि उनको अपने ऊपर यकीन नहीं रहा। जबकि कांग्रेस के लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी ने 10 साल में हरियाणा को तरक्की की पटरी से उतार दिया है। आज हरियाणा मुल्क में बेरोजगारी में ऊपर है। हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं। अभी 4 दिन और शेष है, आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उसके स्पष्ट संदेश जो हैं, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मुद्दा है 10 साल भाजपा की सरकार के कुशासन का। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, आज क्राइम में, अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 है। आज नशे में पंजाब से आगे बढ़ गया हरियाणा, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा की। हर वर्ग का अपमान करने में हरियाणा देश में नंबर 1 हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई। किसानों को किस तरह किसान आंदोलन में 750 किसानों की जानें गई, किस तरीके से हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, किस तरीके से कर्मचारियों पे लाठियां बरसी, सरपंचों पे लाठियां बरसी, किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में कुचला गया, कच्ची भर्ती की राजधानी हरियाणा को बनाकर। तो आज हर वर्ग नाराज है, हर वर्ग परेशान है और बदलाव का मन हरियाणा वासियों ने बनाया है। बादली विधानसभा क्षेत्र में हमें पूरा विश्वास है कि कुलदीप वत्स हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। बादली की जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा बदलाव लाना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है। हरियाणा में जो आज कानून व्यवस्था, क्राइम रेट, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, उसका एक प्रतीक है और केवल बजरंग पुनिया भाई को ही नहीं, आज धमकियां मिल रही हरियाणा के व्यापारी को, आज धमकियां मिल रही हरियाणा के आम आदमी को। अंडर एज शूटर गैंग इस कदर हरियाणा में एक्टिव हो गए। एक जमाना था जब हरियाणा में 2004 से पहले एनडीए की सरकार थी, उस समय चौटाला राज के समय इसी तरीके से धमकियां मिलती थी जेलों से। अब धमकियां मिल रही है जेलों से और विदेशों से, विदेशी नंबरों से कॉल आ रही। आम बात हो गई हरियाणा में ये। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है किसी प्रदेश, देश में, किसी और प्रदेश में तो ऐसा कानून व्यवस्था जनाजा निकला नहीं जो हरियाणा के अंदर स्थिति है। हरियाणा में अमन, चैन, शांति और कानून व्यवस्था का, सुशासन का राज कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है।
उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप दफ्तर के चीफ सर्वेंट बिल्डिंग में यौम हिमालय के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय के लिए अलग से मंसूबा बनना चाहिए, क्योंकि हिमालय की अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। उत्तराखंड की बात करें तो हमारी रियासत की कुल आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, लेकिन हमें तकरीबन 10 करोड़ लोगों के लिए इंतजामात करने पड़ते हैं। हम इस जानिब भी काम कर रहे हैं। मैंने जब नीति आयोग की बैठक थी, उस बैठक में भी मैंने ये बात उठाई, हिमालय के लिए अलग से योजना बननी चाहिए। और मैं हर बात उठाता हूं, क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसको पूरे देश के साथ एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। और उस दिशा में काम भी हो रहा है। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमको हमारी जनसंख्या है 1 करोड़ 25 लाख, और हमको काम करना पड़ता है, क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए पूरे साल भर में। 4 करोड़ के लगभग तो लोग केवल कांवड़ में आते हैं, 4 धाम यात्रा में आते हैं। पूरे साल भर हमारा सीजन चलता है। कभी गंगा दशहरा है तो उसी में 50 लाख लोग आ जाते हैं। तो हमने कहा कि हमको जो है इसके उसमें भी कुछ न कुछ होना चाहिए, और इसलिए हमने सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जो है ये किया है, क्योंकि इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटन का विकास किया जा सके। क्योंकि बहुत बार बाहर से भी लोग आते हैं, उनका भी हमको हर प्रकार से आतिथ्य देना पड़ता है। हम कुछ योजनाएं बना रहे हैं। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। वो दिल्ली में वाक़ बाबा क़ौम महात्मा गांधी की समाधि पर आज घाट पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया और समाधि पर गुलपोशी की। क़ब्ल अज़ उनकी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इजराइल की जुल्म बर्बरियत ने जहां हजारों मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं फ़लस्तीन के बच्चे तालीम के बुनियादी हक से भी महरूम हो गए हैं। खबर के मुताबिक गजा में जारी इजरायली जारियत से 6,20,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी तलबा तालीम के हक से महरूम हो गए हैं। 85% तालीमी इमारतें मुनहदिम हो गई हैं या फिर मुतासिर हैं। गजा में 9,839 तलबा और 411 तालीमी कारकुन हलाक हो गए हैं, जबकि 15,394 तलबा और 2,411 तालीमी कारकुन जख्मी हैं। ब्राजील के अमेज़न जंगलात में रिकॉर्ड तोड़ खुश्कसाली और कम बारिश की वजह से दरियाओं की सतह गिर गई है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद, खासतौर पर बूढ़े और बीमार, पानी हासिल करने के लिए लंबा फासला तय करने पर मजबूर हैं, तब जाकर कुछ पानी मिल पाता है। टेक्सास में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी चिराग पां, कहा चलना चाहिए गद्दारी का मुकदमा। बंगाल में डॉक्टर के इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एहतजाज जारी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा मामला मेरे हाथ में नहीं बल्कि सीबीआई के हाथ में है। हरियाणा इंतखाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली फहरिस्त, 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस हिंदुस्तान के दौरे पर बाबा क़ौम महात्मा गांधी की समाधि पर की गुलपोशी। और इजरायली जारियत पसंदी ने फिलिस्तीनी बच्चों को किया तालीम से महरूम, 6,20,000 बच्चे तालीम के हक से दूर। तो आज के खबरनामे बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।